हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आगामी बीपीएससी एडीओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए जो टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला लाई गई है, इसी क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का प्रैक्टिस पेपर 5। ये टेस्ट सीरीज आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में मददगार साबित होगा। यदि आपको किसी प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट अवश्य करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी अवश्य करें। तो आइए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर झारखंड राज्य है। प्रथम स्थान पर झारखंड है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। भंडारण और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से यह क्रम सेम है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, देखिए जनसंख्या यदि घटेगी तो यह अनुपात बढ़ जाएगा, तो मानव भूमि अनुपात बढ़ता है, अर्थात प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। निम्न को सुमेलित करें। काजीरंगा, काजीरंगा असम में है, एक का टू इन दोनों में है, अदर ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे पहले ही। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, दो का तीन। नंदनकानन उड़ीसा में है, 3 का 4। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है और मेलघाट महाराष्ट्र में। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सर्वाधिक सागवान के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागवान का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। टेक्टोना ग्रैंडिस का वानस्पतिक नाम है। भारत में शक्तिशाली अल नीनो का कारण है। जब भी अल नीनो शक्तिशाली होगी तो भारत में मानसून की कमी होगी और यह सूखे का कारण बनता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? तो चिल्का झील उड़ीसा, यह करेक्ट है। पैगोंग झील आपको मालूम है, यह चर्चा में रहा है और यह लद्दाख में स्थित है, तो इसीलिए गलत जोड़ा पूछा था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेक झील या पिछौला झील, लेक पिछौला राजस्थान में है और यह एक कृत्रिम झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा या सीधा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो कि नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर से होते हुए यह बिहार के चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिले से होती हुई अंततः पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा देखिए, इसे हम पलक्कर गैप भी कहते हैं। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के कोच्चिन को जोड़ता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में सबसे बड़ा है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में सबसे बड़ा दर्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत और केटू। निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम के क्रम को यदि हम देखें तो सबसे पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और इसके बाद सबसे पश्चिम में केटू जो कि लद्दाख में है और इस बीच में 2 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है, नंदा देवी और कामेत, जो कि उत्तराखंड में है। नंदा देवी और कामेत, इस तरह हमारा सही क्रम होगा। चूंकि पूर्व से पश्चिम लगाना है तो 4,
फिर पूर्व से पश्चिम, अर्थात 1 2 ये पहले पे आएगा, 1 2 3 का मैथ और 4 के 2, 1 2 3 4 अर्थात ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में कौन से कथन सही है? विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। अभाव की बात हो रही है। भारत में प्रत्याशी के शैक्षणिक योग्यता को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। यदि ऐसा किया जाता तो हाँ, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकते थे। तो यह कथन सही है। विधायिका के सदस्य तो उपयुक्त योग्यता की समस्याएं एवं हितों को समझना, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है, यह भी करेक्ट ऑप्शन है। शैक्षणिक योग्यता ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भी सही ऑप्शन है। अतः हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के आर्टिकल 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह बात सही है। आर्टिकल 53 में उल्लिखित है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। यह करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, यह भी करेक्ट ऑप्शन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लिखित है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 60 में ना होकर के आर्टिकल 61 में है, इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरह हमारा ये ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न को हम देखें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन है? विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारत के संविधान में प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए कोट में से सही उत्तर को चुनें। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है। कौन से संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, इसे आपको मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो ए का 4 हम देखते हैं ए और बी में है, तो बाकी ऑप्शन को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, अर्थात आयरिश संविधान से। बी का 3 अर्थात हमारे लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संसदीय सरकार कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन अर्थात PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। यह बात सही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत कुछ सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां हैं। तो इसमें ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है, सभी को समान रूप से दिया गया है, तो ये गलत है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं बिक्री आधार वर्ष के आधार पर लगभग 8% का प्रोत्साहन प्रदान करती है।
तो 8% नहीं करती है, बल्कि 5% प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ऑप्शन 3 रॉन्ग है। पीएलआई योजना के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म शामिल होंगे। यह सही है, अर्थात हमारे लिए ऑप्शन 1 एंड 4 सही है। तो पूछा है कि कौन से कथन गलत हैं, तो गलत कथन है 2 एंड 3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर क्या मतलब है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहें या छिपी हुई बेरोजगारी, अर्थात इसके तहत श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात किसी काम से यदि व्यक्ति को, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं, जो कि यदि वहाँ काम ना भी करें तब भी उनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, समस्या ये होती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करना है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? नियोजन की आवश्यकता के कारण। नियोजन की आवश्यकता खैर सभी को होगी, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है, तो ये इनकरेक्ट है। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, हाँ, यहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, जब भी कोई भी देश अल्प विकसित अवस्था में होती है तो जीडीपी में कृषि का योगदान अधिक होता है। औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण, यह भी ऑप्शन सही है। 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट है सच्चिदानंद सिन्हा का। सच्चिदानंद सिन्हा, आपको मालूम है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था भारतीयों को शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज के प्रति जागरूक करना, समाज सुधार करना और लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 की अंतरिम सरकार के दौरान कौन सा पोर्टफोलियो संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। गृह विभाग की जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? आपको मालूम है कि कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अतः हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ क्रम लगाना है, तो हम देख लेते हैं इसके टाइम पीरियड को। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? आपको मालूम है 1914 से 1918 तक। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में।
देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये भी 1919 में चलाया गया था। और ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। हम जब क्रम को लगाएं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1 तो 1 तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 1 के बाद जालियांवाला बाग बाद में पहले रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 के बाद 3 इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। 1 3 और फिर 2 और लास्ट में खिलाफत आंदोलन 4। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी सत्र में गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था। साथ ही साथ कांग्रेस, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों में भी समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? नहीं पूछा गया है, तो अधिकारियों की अक्षमता यह एक कारण नहीं था। सिपाही के विद्रोह के कारण ये थे कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारी प्रयासरत, उन्हें ऐसा लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश भत्ते की रोकथाम, विदेश यात्रा के लिए जाने वाले सिपाहियों को अतिरिक्त भत्ता का प्रावधान था जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। ये दोनों कारण उनको बगावत करने के लिए उकसा रहे थे। अगले प्रश्न को देखें तो निम्नांकित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने हिंदी को भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार भी किया था। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरी तरफ संपादक। तो फ्री हिंदुस्तान का संपादक किसने किया था? तो फ्री हिंदुस्तान का संपादन किया था तारकनाथ दास ने। 1 का डी को हम देखें तो इन दोनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं इंडियन ओपिनियन के संपादक थे महात्मा गांधी। 2 का ए, इस तरह हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होता है। वॉइस ऑफ इंडिया यह इसके संपादन कर रहे थे दादा भाई नेहरू। 3 का बी। एंड बंगाली एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ है? वायसराय लिटन के टाइम भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया उस राजकुमार का नाम क्या था? देखिए, बम्बई जो उस समय पुर्तगाल के पास था, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, राजकुमारी कैथरीन और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों के विवाह के कारण पुर्तगालियों ने बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया और इस तरह यह किराए के रूप में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो हमारा ऑप्शन ए चार्ल्स द्वितीय करेक्ट है। इनमें से किसने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नांगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? देखिए, विजयनगर के पास नांगलपुरम की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। कृष्णदेव राय टुलू वंश से संबंध रखते थे, इसे भी आप याद रखेंगे।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला जहांगीर के समय अपने शिखर पर थी। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, तारीखे फिरोज शाही किसने लिखी? तारीखे फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी द्वारा की गई थी। जियाउद्दीन बरनी ने उस समय फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल का वर्णन किया है। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन एल्दौज को बुरी तरह परास्त किया एवं बंदी बना लिया? तो इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन एल्दौज को कहाँ पर पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में इसे बुरी तरह पराजित किया था। हमारा ऑप्शन तराइन होगा। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा नाम से स्पष्ट है। उर्वर भूमि होगी, ठीक है। उपजाऊ, यस। करेक्ट कौन सा सही है? ये सही है। एक मरु रेगिस्तान, यह भी नाम से स्पष्ट है, मरुभूमि। सात वाला घास भूमि, यह भी सही है। और देवमातृक वर्षा से सिंचित भूमि। यदि हम इसके शब्दार्थ पे ध्यान दें तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। उर्वरा अर्थात उर्वर, मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान, सात वाला घास और देवमातृक अर्थात भगवान भरोसे, तो वर्षा से सिंचित, है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है। तो ए बी तो है ही, सी और डी ये भी है। तो हमारा एक से अधिक सही है। गांधार शैली समन्वय है। गांधार शैली इंडो ग्रीक कला, भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, सही कथन चुने। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, यह सही है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मपुत्र कृत है। लीलावती भी एक गणितीय ग्रंथ है, लेकिन इसकी रचना ब्रह्मपुत्र ने नहीं की थी, बल्कि इसकी रचना की थी, लीलावती की रचना की थी भास्कराचार्य। इसे आप याद रखेंगे, भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा इसकी रचना लीलावती की रचना की गई थी और यह भी एक गणित का ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है, तो यह भी गलत है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या माना गया है। और गणित सार संग्रह किनके द्वारा लिखी गई है? तो महावीर के द्वारा। गणित सार संग्रह के रचनाकार हैं महावीर। और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर, तो पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी के नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी के हैं। अतः हमारा ऑप्शन ए, सही कथन चुने तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय है। तो अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त द्वारा किया गया था। किनके अनुसार? तो दिव्यावदान नामक ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। दिव्यावदान के अनुसार है यह। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मिलान सही है? अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती और वक्त का कौशाम्बी। ए का 3 इस एक ऑप्शन में, बी का 1, सी का 4, तो 3 1 4 2 यह सही है। वैशाली प्रसिद्ध है
क्योंकि वैशाली, आपको मालूम है कि वैशाली भगवान महावीर का जन्म स्थान है, अतः ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है? दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, ऐसा मानते थे? नहीं, दोनों ऐसा नहीं मानते थे। देखिए, जो जैन धर्म है वो मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। अतः चूंकि यहाँ सामान्य नहीं है, तथा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को देखें तो दोनों ही वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे, यह तो सही है। दोनों ही पशु बलि प्रथा के विरोधी, तो यह भी सही है। और दोनों ही क्षत्रिय जाति के सदस्यों द्वारा प्रवर्तित हुए थे, यह भी सही है। तो नहीं पूछा गया था, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है और 10,580 ऋचाएं हैं। और इसके जो गायन करने वाले होते हैं, उन ऋषि को हम उत्तरी कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही बात है। व्यापार वाणिज्य में देश उन्नत था, यह भी सही है। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, मानव द्वारा भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य उत्तर वैदिक कालीन है, अतः हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। मतलब ऑप्शन डी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम देखें तो चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? 1515 से 1520 ईस्वी में। किसी किसी बुक में 1518 से 22 भी है, तो फिलहाल यही नज़दीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार में सूची 1 को सूची 2 से सहसंबंधित कीजिए और मिलान करें। तो खनिज और दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल अभ्रक। तो अभ्रक बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? अभ्रक आपको मालूम है कि अभ्रक जो है गया में पाए जाते हैं। तो 1 का 2, तो एक ही बार में ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी को हम देखें तो बी का 1 स्वर्ण का मुंगेर। डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा? तो डोलोमाइट रोहतास और पेट्रोलियम किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान है। गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान 6ठा स्थान है। यदि हम बिहार में जिलों की बात करें तो बिहार का रोहतास जिला गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, निम्न में बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर, सोन और कोसी। हमें इसके डेट को ध्यान में रखना चाहिए। सोन नदी घाटी परियोजना की बात करें तो सोन नदी घाटी परियोजना 1873-74 में प्रारंभ हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो यह 1948 में यह योजना थी, और कोसी नदी परियोजना की बात करें तो यह 1954 में थी। हमसे पूछा गया था कि सबसे पुरानी नदी घाटी की परियोजना, तो इस तरह हम देखते हैं तो सबसे पुरानी नदी घाटी की परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? देखिए, सबसे बेहतर है कि आप बिहार के देशांतरीय स्थिति को याद रखें। बिहार के देशांतरीय स्थिति को हम देखें तो यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड के बीच है। तो अतः ऑप्शन को हम देखें तो यह जो है ऑप्शन बी 86 डिग्री। तो 86 डिग्री बिहार से होकर गुजरती है। आप बिहार के लोकेशन को याद रखेंगे। 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकेंड और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट पूर्वी देशांतर में है। अगले प्रश्न को हम देखें तो बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? ककोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है। ककोलत नवादा जिले में स्थित है, यह सही है। भीम बांध मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह भी सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यह भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, अतः ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो बिहार के द्वारा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यह जो है निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID। लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट, दो गोलियां एक साथ एक ही दिशा से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी अर्थात मैदान पे आएगी? तो दोनों एक साथ भेदेगी, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर गति है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा और दोनों एक साथ नीचे आएंगी और मैदान को भेदेंगी। यहाँ स्टैटिक टारगेट की बात नहीं हो रही है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए, प्रकाश तरंगे दोनों अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मैजेंटा 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 का संयोजन क्या होगा? तो लाल और नीला, तो मैजेंटा लाल और नीला, एक का 2, तो इस तरह हम ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं टील। टील किससे बनेगा? तो नीला, लाल और सफ़ेद से, तो नीला, लाल और सफ़ेद, 4, बी का 4, इसके बाद 4, 2, 4, मौव, मौव नीला, हरा और सफ़ेद से, सी का 3, और सियान हरा और नीला से। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नीचे दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ध्यान देना, प्रतिरोधकता की बात हो रही है, तो प्रतिरोधकता जो है 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। वह है पदार्थ की प्रकृति और तापमान। तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो तापमान हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, ध्यान देना है कि चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है न, जबकि तापमान और पदार्थ की प्रकृति अर्थात पदार्थ जो किस तरह का, विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है और विभिन्न तापमान पर पदार्थ की प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। तापमान यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। नेक्स्ट, बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम की बात हो रही है। बात करें अंतर आणविक बल की, तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, द्रव से भी कम गैस में होती है, तो उससे भी कम प्लाज्मा में होती है। तो सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होती है? तो प्लाज्मा में होती है। नेक्स्ट, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टे हो जाते हैं। कांसा मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है कॉपर और टिन का मिश्रण है, जिसमें 88% कॉपर और टिन होता है 12%। इस प्रतिशत को भी आप याद रखेंगे, 88% कॉपर और 12% टिन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यह जो है
बड़े प्राथमिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 64, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है और इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था। जीन प्रवर्धन तकनीक अर्थात पीसीआर को विकसित करने का श्रेय केरी मुलिस को जाता है। किसे जाता है? केरी मुलिस को जाता है। नेक्स्ट, डैश को अपूर्ण कवक कहा जाता है। ड्यूटीरोमाइटिसिस को अपूर्ण कवक कहते हैं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक वर्गीकरण पद्धति शब्द संदर्भित करता है। सिस्टमैटिक वर्गीकरण पद्धति जो है यह किसे संदर्भित करता है? तो यह जीवों के प्रकार की विविधता एवं उनके संबंध को संदर्भित करता है। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान संबंधित है, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी पूछा जा रहा है कि ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी से आप क्या समझते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होती है। ऑर्निस पक्षी और लोगो सिद्धांत इन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है। नेक्स्ट, एगर 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 प्राप्त होती है। एगर एगर किससे प्राप्त होती है? शैवाल से होती है। यह एक जेलीनुमा पदार्थ है। यह भोजन को मतलब खाने सबको थिकनिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। थिकनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। यह शैवाल जो कि जेलिडियम नामक लाल शैवाल से प्राप्त होता है। जेलिडियम शैवाल यह लाल कलर की होती है, इससे एगर एगर प्राप्त होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं और इसके डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, अर्थात त्वचा रोग विशेषज्ञ। मानव आंख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो मानव आंख कहाँ छवि बनाती है? मानव आंख अपने रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है। तो आहार नाल किसमें बड़ा होता है? तो मांसाहारियों में बड़ा होता है। क्यों? कि मांस को पचाने की प्रक्रिया जटिल होती है और इसीलिए लंबे आहार नाल की आवश्यकता होती है। अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है। हरा मटर में तो इसी प्रोटीन मिलता ही है। तो हरे मटर में और अंकुरित हरे मटर में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी और खनिज भी मिलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। एक सामान्य वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? देखिए, पेशियों को हड्डियों से जोड़ना है तो कौन जोड़ता है? तो टेंडन। टेंडन जो है पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है? पित्तरस क्या करती है? तो पित्तरस वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। यह ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। रक्त कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। रक्त कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया। तो रक्त कैंसर के उपयोग के लिए किसे यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60 अर्थात CO60 को हम रक्त कैंसर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, H1N1 विषाणु इनके द्वारा होता है। H1N1 यह विषाणु है और यह जो है सुअरों के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? लाइकेन एक वायु प्रदूषक का सूचक है और यह सल्फर डाइऑक्साइड की गंभीरता को बताता है। यदि किसी
जगह के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है तो लाइकेन मरने लगेंगे और हम जान जाएंगे कि यहाँ की वायु प्रदूषित है, अर्थात यहाँ के वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है। नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का खाने वाला भाग तना होता है। तना, जिसे हम कंद भी कहते हैं। देखिए, आलू में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन सी इत्यादि मिलते हैं। आपको इसे ध्यान रखना है कि आलू के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रावन कहाँ से होता है? तो फर्टिलिजन का स्रावन परिपक्व अंड अर्थात मैच्योर ओवम से होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। और बात करें यदि हम मानव शरीर की, तो मानव शरीर में अग्नाशय में होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की द्वितीय कोशिका से, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से स्रावन होता है इंसुलिन का। जबकि हम ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतः परोपजीवी है और यह पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स यह जो है मलेरिया रोग का कारक है और यह आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी और लीवर में पाया जाता है। नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, सऊदी अरब और कुवैत द्वारा हाल ही में खोजी गई तेल की बड़ी मात्रा किस क्षेत्र में स्थित है? सऊदी अरब और कुवैत द्वारा हाल ही में न्यूट्रल जोन के नॉर्थ वाफरा वारा बारगान क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल की खोज की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने किस नवरत्न कंपनी को अपनी सहायक कंपनी में 7,000 करोड़ के निवेश के लिए विशेष रियायत दी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NLC इंडिया लिमिटेड। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? तो आपको मालूम है कि क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जा चुकी भी है, हालांकि यह पूर्णतः सफल नहीं रहा। तो क्लाउड सीडिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 89, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कार्यालय द्वारा शुरू किए गए विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क VOTAN का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, एडवोकेसी नेटवर्क है। तो यह आतंकवाद से प्रभावित व्यक्ति और समुदाय के लिए एक सहायक मंच प्रदान करेगा। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार हैं राजा कुमारी। राजा कुमारी को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जो है वह रेनगेड वी नेवर रन के लिए फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी में मिला है। मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर भारत के गांवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना। इसके लिए मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत शुरू की गई एनालिटिक्स टूल का नाम क्या है? इसके लिए एनालिटिक्स टूल का नाम है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, जिसे संक्षेप में हम FRI अर्थात फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर भी कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर
बन रहे संभावित चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया जाएगा यदि वह 23 से 28 मई के बीच विकसित होता है? 23 से 28 मई 2025 था। तो इसे चक्रवात शक्ति नाम दिया जाना है और यह नाम श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित था। श्रीलंका। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्री की बैठक का मुख्य विषय या थीम क्या था? मुख्य विषय या थीम था वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने मई 2025 में, किसके नाम को याद रखना, मॉर्गन स्टैनली ने मई 2025 में जारी अपनी नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, यह है 6.5%। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल। पहली चीज तो आप यही याद रखेंगे कि चलो इंडिया पहल किसकी है, तो चलो इंडिया पहल पर्यटन मंत्रालय की है। तो पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह प्रवासी भारतीयों को भारत के पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में भारतीय पेट फूड कंपनी के $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। हाल ही में ड्रूल्स नामक कंपनी जो है यह यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, बिहार में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? तो 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 24-25 अर्थात 2425 से आप 24-25 करके याद रखें। 25-26 के लिए कितना है 24-25, तो 2425 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है? प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाना है तो कौन लगाएगा, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेक्ट ऑप्शन है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले तियानवेन-2 मिशन का लक्ष्य किस रहस्यमय क्वासी सैटेलाइट क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र करना है? क्वासी सैटेलाइट क्षुद्रग्रह, तो तियानवेन-2 किसका है, तो चीन का है। और ये किस लिए है, तो देखिए ये 469219 कोमोओलेवा नामक क्वासी सैटेलाइट क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इस तरह हमने आज देखा है प्रैक्टिस सेट 5 को। अगले दिन हम प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। आपको यदि हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।